दोस्तों, आज पेश है वैशाली की राजकुमारी। वैसल कौशल और वैशाली राज्यों की शत्रुता चल रही थी। चूंकि दोनों राज्य समान रूप से शक्तिशाली थे, अनेक लड़ाइयों के बावजूद भी एक दूसरे पर विजय न पा सका। एक दिन कौशल नरेश का राजा नरेश वीरभद्र अपने दरबार में, महाराज वैशाली के चित्रकार आपके दर्शन करना चाहते हैं। ठीक है, उसे हमारे सामने पेश करो। वो चित्रकार ने आकर राजा वीरभद्र का अभिवादन किया। महाराज, सुना है आप कला के बहुत पारखी हैं, इसलिए आपके दर्शन करने आया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है चित्रकार? महाराज, इस सेवक का नाम रमन है। रमन, चित्रकार तो सुंदरता का पुजारी होता है, और वैसा का कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सुंदरता का लाजवाब हो। महाराज, ऐसी सुंदरता की फूल शर्मा जाए, ऐसी मधुर स्वर की भोरे सुनकर गुनगुनाना छोड़ दे। इन दोनों अद्भुत बातों का मिलन वैशाली राजकुमारी मोहिनी, ये आपको मिल सकता है। राजकुमारी मोहिनी, चित्रकार, क्या आपकी कल्पना के आधार पर मोहिनी का चित्र बना सकते हो? अवश्य महाराज। चित्रकार ने रमन अतिथिशाला में ठहरा जाता है और 4 दिन पश्चात वह राजकुमारी का चित्र बनाकर महाराज को पेश करता है। निसंदेह मोहिनी से सुंदर इस दुनिया में कोई अन्य नहीं हो सकता। महाराजा वीरभद्र के मन में एक विचार आता है। रतन सेन चित्रकार को उचित पुरस्कार देकर विदा किया। जो आज्ञा महाराज। और चित्रकार के जाने के पश्चात महाराजा अपने मंत्री गुप्त गणना करते हैं। रतन सेन, वह बालिक की इस राजकुमारी के मन हमारे मन में वश कर लिया है। महाराज, अपने शत्रु की बेटी से आप इस लगाओ। हम अपने मन का फैसला कर चुके हैं, मोहिनी हमारी रानी बनेगी। किंतु वह वाली नरेश शमशेर सिंह इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। रतन सेन, हम चंद्रवंशी राजपूत हैं। जिस चीज़ को हम पसंद कर लेते हैं उसे पाने के लिए हम मौत से भी नहीं रोक सकती। इसलिए महाराज, वैशाली पर आप आक्रमण करना चाहते हैं? नहीं, हम चाहते हैं बिना खून करावे राजकुमारी हमारे महल में आ जाए। यह बात असंभव है महाराज। रतन सेन, असंभव बातों की युक्ति द्वारा संभव बना जाने के लिए इस पद पर रखा गया है। यदि तुम एक माह के अंदर राजकुमारी मोहिनी को हमारे महल में नहीं न पहुंची तो? महाराज, जाओ रतन सेन, तुम हमारी सफलता की कामना करते हैं। जो आज्ञा महाराज। और मंत्री रतन सेन तुरंत ही इस कार्य में लग गई। वह अपने राज्य के कुशल भेदियों को वैशाली भेज देना और महामंत्री राजकुमार मोहिनी के एक प्रिय सहेली ललिता हमने लालच देकर अपने साथ मिला लिया है। अब आगे क्या निर्देश है? अब हम खुद व्यापारी बनकर वैशाली जाएंगे। और रतन सेन व्यापारी के वेश में वैशाली राज्य में प्रविष्ट हो जाता है और राजधानी पर जाकर उसका काफिला रुक जाता है। अरुण हम काफिला से अरुण हम ललिता से मिलना चाहते हैं। जी अच्छा। और चंद्रसेन का साथी अरुण राजकुमारी की सहेली ललिता के रूप में ललिता से मिलता है और उसके साथ लेकर चल देता है। मेरे गुरु तुमसे बात करना चाहते हैं, मगर मेरा नाम। यह दोनों यह दोनों जा रहे हैं। तभी इसके आते ही सेनापति महेंद्र और ललिता की नज़र पड़ जाती है। अरे ललिता, तुम कहाँ जा रही हो? अपने शहर में एक ज्वारों का व्यापारी आया है। राजकुमारी के हुक्म से उस व्यापारी से मिलने जा रही हूँ। सेनापति ने देख लिया है, यह बहुत बुरा हुआ। ठीक है, जाओ। और सेनापति महेंद्र चले जाते हैं। जाओ, अब देर न करो, फिर किसी कोई मिल गया तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। मुझे तो डर लग रहा है सेनापति, अगर मुझे संदेह होगा तो तब बेकार में परेशान न हो रही हो। अगर तुम सेनापति तुम पर संदेह होता तो तुम्हें रोकने की कोशिश करता। शायद तुम्हारा कहना ठीक है। और थोड़ी दोनों चलने पर रतन सेन के डेरे पहुंच जाते हैं। महाराज वीर के इस कार्य में देरी करना
सहन नहीं करेंगे तो फिर तुम लोग कौशल नरेश के सेवक हो। तुम तुम सच में जान चुकी हो तो इनकार करना बेकार है। और अरुण व ललिता डेरे में पर्दे उठाकर अंदर प्रविष्ट होती हैं। आओ ललिता, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कहिए कैसे याद किया? दासी को याद किया। तुम राजकुमारी मोहिनी की प्रिय सहेली हो। तुम्हें राजकुमारी को शिकार के लिए तत्पर करना होगा। बस इतना ही है और कुछ और। इस कार्य के बाद तुम्हारा असली काम शुरू होता है। तुम राजकुमारी के साथ शिकार पर भोजन बनाने वाले रसोइये भी जाएगा। आप कहना क्या चाहते हैं? रतन सेन अपना मनोरथ बताया। जब राजकुमारी का काफिला जंगल में पड़ाव करेगा तो तुम अवसर निकाल कर भोजन में एक औषधि मिला देना। यह काम होशियारी के साथ करना होगा। ललिता यह सुनकर कुछ बेचैन हो जाती है। यह औषधि जहरीली तो नहीं है? नहीं, इसके प्रभाव से इंसान कुछ घंटों के लिए बेहोश हो जाता है। औषधि भी भोजन में तुम नहीं खाओगी। रतन सेन ललिता को अपनी शैली के बारे में बता देता है। ललिता को अपनी योजना के बारे में बता देता है। उसके बाद औषधि दे देता है। और तुम ललिता को कुछ देर दूर तक पहुंचाओ। यह अपने कार्य का इनाम भी यह अपने कार्य का इनाम भी चाहती है। देखो ललिता, 5,000 सोने की मोहरें तुम्हें मिल चुकी हैं। बाकी 5,000 मोहरें काम होने के पश्चात मैं इस काम को जल्द ही पूरा करने की कोशिश करूंगी। अरुण, तुम ललिता को कुछ दूर तक छोड़ाओ। जो आज्ञा। और ललिता के आग्रह पर राजकुमारी शिकार पर निकल जाती है। ललिता सिर दर्द का बहाना बनाकर पड़ाव में रह जाती है। राजकुमारी शिकार करने चली गई है। मुझे चलकर अधूरे काम को पूरा करना चाहिए। और ललिता चलती हुई रसोई के पास चलती है। क्यों री ललिता, तू नहीं गई राजकुमारी के साथ? जाकर क्या करती? मेरे तीर कमान से बहुत बड़ा डर लगता है। अरे तू तो बड़ी डरपोक है। क्यों न डरूं? अगर तीर मेरे आ लगा तो मेरी जान न चली जाएगी? अरे राज ललिता, तू ऐसा मत कह। तेरी जान की बात सुनकर मेरा दिल में कुछ कुछ होता है। बस तुम रहने दो। इतनी देर से आई खड़ी हूँ और मुझे पानी तक नहीं पिलाया। रसोइया पानी लेने जाता है। अवसर का फायदा उठाकर ललिता ने उठाया। उस भोजन में औषधि मिला दी। ललिता खाने की वस्तुओं में नशीला पदार्थ मिला देती है। लो पानी पी लो। अच्छा। और शिकार से वापस लौटकर राजकुमारी अपने साथियों के साथ भोजन करती है। चालाक ललिता उस समय भी सिर दर्द का बहाना करके भोजन नहीं करती। आज तो भोजन बहुत जायकेदार था। पता नहीं ललिता को क्या हो गया है। वह शिकार पर भी नहीं गई और न ही भोजन में साथ दिया। भोजन के पश्चात सभी गहरी बेहोशी का आक्रमण हुआ। समस्त शिकारी दल के लोग बेहोश पड़े थे। तभी मौका अच्छा है। राजकुमारी को उठाकर ले चलना पड़ेगा। और अरुण बेहोश मोहिनी को कंधे पर लाद कर खेमे से बाहर आ जाता है। अरुण, मेरा इनाम मुझे देते जाओ। यह बेवकूफ़ भी मरने के लिए पहुंची। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और ललिता के अभ्यास भी न हुआ कि उसके साथ इतना भयंकर धोखा होगा। और निकट आते ही यह लिए अपना इनाम। ओह, मेरे साथ विश्वासघात। और अरुण राजकुमारी को लिए हुए रतन सेन के पास पहुंच जाता है। तुरंत ही व्यापारी का दल सफर करता है और वैशाली सीमा से पार करके कौशल राज्य में दाखिल हो जाता है। मैंने असंभव काम को पूरा कर दिखाया है। महाराज मुझसे न जाने कितने दौलत देंगे। और कौशल नरेश वीरभद्र बेचैनी से अपना मंत्री रतन सेन का इंतजार था। महामंत्री, आप तनिक भी चिंता न करें। मंत्री रतन सेन इस कार्य को अवश्य पूरा कर लेंगे। हमें भी यही आशा है, अन्यथा रतन सेन को मौत का सामना करना पड़ेगा। महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल रतन सेन अब असफल होकर आया तो हम उसे फांसी पर सजा देंगे। अगर वह वैशाली की हाथ पकड़ा गया तो
तो वो लोग भी जिंदगी न दे सकेंगे। इस दशा में दोनों राज्यों की लड़ाई छिड़ जा सकती है। इसी समय पर एक संदेशवाहक सूचना लेके आता है। महाराज की जय हो, क्या समाचार है? महाराजा के आशीर्वाद से मंत्री रतन सेन सफल होकर लौटे हैं। राजकुमारी मोहिनी उनके साथ है। हम जानते थे रतन सेन कभी सफल नहीं होंगे। और राजकुमारी मोहिनी राजमहल में एक विशेष कक्ष में ले जाया जाता है। राजवैद्य उसे होश में लाते हैं। मैं कहाँ हूँ, मेरा सिर क्यों भारी भारी सा हो रहा है? बेटी, तुम इस समय कौशल नरेश के वीरेंद्र शैल के महल में हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बेटी, यह सच्चा है। तुम होश आ चुका है, महाराज अभी तुमसे मिलना चाहते हैं। मोहिनी समझ जाती है कि धोखे से यहाँ लाई गया है। उसे पापी वीरेंद्र सेन की सूरत से भी मुझे नफरत है। बेटी, ठंडे दिमाग से सोचो, हम फैसला करना। कौशल के महाराज के इशारे पर जीवन और मृत्यु लोगों को मिलती है। ठीक है, मुझे मौत निमंत्रण स्वीकार है। बेटी, यह तुम आराम करो, मैं जाता हूँ। और राजवैद्य महाराज वीरेंद्र सेन मोहिनी के विषय में बताती हैं। महाराज, आपका राजकुमारी से मिलना ठीक नहीं रहेगा। मुझे विश्वास है वह कुछ समय पश्चात नई स्थिति से समझौता कर लेगी। ठीक है, कुछ समय पश्चात ही सही, राजकुमारी मेरी रानी बनना पड़ेगा। उधर वैशाली में राजकुमारी गायब होने का समाचार फैल जाता है। राजकुमारी गायब होने से हर इंसान हैरान है। सुना है राजमहल में कोई व्यक्ति इस साजिश में शामिल हुआ है। भाई, ठीक कहते हो, अब किसी पर भरोसा नहीं है। और उधर वैशाली नरेश रामशेर सिंह अपने सेनापति के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। महाराज, अब इस साजिश का भेद खुल चुका है। ललिता दौलत का लालच देकर कौशल राज्य के कैदियों ने यह घलौना काम किया है। यह महारानी अपनी बेटी के बारे में सुना, तभी से उसे बेहोशी का दौरा है। अगर महारानी को शोक का कारण दूर न कर किया तो राजवैद्य क्या कहना है? महाराज, अब आखिरी फैसला का समय आ चुका है। ठीक है, वैशाली के लोग ने इज्जत के साथ जीना सीखा है। अपनी उसी इज्जत के बचाने के लिए हम मौत को गले लगाएंगे। महाराज, अभी सेना के सिपाही सलारों के साथ लड़ाई की तैयारी में जुट जाता हूँ। जनता से मनादी करा दो, जो राजकुमारी को धोखे से कौशल ले गया है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि कौशल के राजा राजकुमारी का अपहरण किया है। पापी को सजा देने के लिए महाराज सैन्य कौशल पर कूच कर रहे हैं। और सेनाएं नारे लगाती हुई तूफान की तरह आगे बढ़ने लगी। और वैशाली की सेना तूफान का सामना कौशल राज्य की सीमा में घुसते ही सेनापति महेंद्र की नीति सफल युद्ध से हो रही थी। बहादुर दुश्मनों के सैनिकों को रोनते हुए आगे बढ़ो। और कौशल की सेनाएं भयंकर आक्रमण का सामना न कर सकी और सेना पराजित होकर पीछे हटना पड़ा। यह कौशल नरेश वीरभद्र को चिंतित थी। युद्ध की आग में के शोले भड़कने जा रहे हैं। सीमा पर हमारी रुकावट को दुश्मन छिन्न भिन्न कर दिया है। महाराज, राजकुमारी मोहिनी का अपहरण के पश्चात महाराज से आक्रमण करना अनहोनी बात नहीं है। हमें केवल इस बात को जानना चाहते हैं कि हमारी फौज हार क्यों रही है। महाराज, वैशाली के सैनिक अपने देश की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि इज्जत खतरे में हो तो लोग अंगारों पर भी कूद पड़ते हैं। क्या वहाँ पकते हो? रतन सेन, तुम्हारे कहने का मतलब है कि कौशल के सैनिक लड़ना भूल गए हैं? महाराज, कौशल के सैनिक युद्ध में वैशाली के सैनिकों से कम बहादुर नहीं हैं। फिर भी हमारी फौजें बुज़दिलों की तरह पीछे क्यों हट रही हैं? इसलिए कि हमारे सैनिक के पास कोई बड़ा मकसद नहीं है जो अपने आप को युद्ध की ज्वाला में झोंक दे। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ महाराज, सभी सैनिकों को मालूम है कि राजकुमारी का अपहरण न किया जाता तो यह लड़ाई न लड़नी पड़ती। ठीक है, अपने सैनिकों को साहस बढ़ाने के लिए तुम खुद युद्ध में जाओगे। मैं इस युद्ध की स्थिति पर कोई अंतर नहीं पड़ सकता। हम अब क्या करना चाहिए? और मंत्री चंद्रसेन महाराज वीरभद्र को अपनी योजना समझाता है। महाराज, युद्ध में कभी पीछे हटना
कभी विजय दिला देता है, कभी सैनिकों को लड़ने से पीछे हटने का आदेश दे दें। महाराज की जय हो। मगर युद्ध भूमि में एक दूत संदेश लेकर आता है। कहो दूत, क्या समाचार है? महामंत्री जी, पीछे फौजें हार कर पीछे भाग रही हैं। महामंत्री, हमारी फौजें। महामंत्री चंद्रसेन अपने मन में कुछ फैसला करता है। दूत, तुम फौरन सेनापति जयभद्र से कहो कि महाराज ने तुरंत मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा। और दूत चला गया। रतन सेन युद्ध भूमि में सेनापति के वापिस बुलाने का अर्थ, महाराज, मैं सेनापति को इस नई स्थिति से सलाह करना चाहता हूँ। और युद्ध भूमि में विचित्र दृश्य, कौशल से सेनाएं पीछे जा रही थी और सेनापति जयपाल जो आराम से वीरता पूर्वक लड़े थे, वे अब दिखाई नहीं दे रहे थे। शत्रुता सेना के अचानक क्या हो गया? सब वो लड़ने के स्थान पर पीछे हटती जा रही हैं। कहीं यह दुश्मन की कोई नई रणनीति तो नहीं अपना ली है? और कौशल की राजधानी के किले का फाटक खुल गया। अब किले में पहुंच कर ही जान बच सकती है। और मंत्री सेन की सलाह पर मान लिया गया और सेना वंदना किले में आ गई और किले का फाटक बंद हो गया। वीर, किले के चारों तरफ डेरा डालते चले जाओ। वैशाली सेनाओं किले के चारों ओर अपने घेरे को घेर लिया। अब दुश्मन को हमारे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। क्या सचमुच इतनी आसानी से कौशल नरेश वीरभद्र को पराजय स्वीकार कर लेंगे? उधर किले में रतन सेन, हमारी सलाह मान कर शायद तुमने गलती की है। हम अपनी सेना व जनता को इस चूहेदानी में फंस गए हैं। अब हम इस तरह छिपे रहेंगे? महाराज, मैंने यह कदम बहुत सोच समझ कर उठाया है। इस तरह बुद्धिलों की तरह छिपे रहने से तो अच्छा हम हार मंजूर कर लें। इस तरह हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। अभी किले में खाने के लिए इतना अनाज है कि 4 साल भी दुश्मन का घेरा इसी तरह रहा तो हमें परेशानी नहीं होगी। दुश्मन से सैनिकों किले पर चढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, उसका उपाय हमारे पास है। सैनिकों के ऊपर को तीरों से किले पर चढ़ने वाली को मौत के घाट उतार देंगे। सेनापति, किले के ऊपर सैनिकों को तुरंत तैनात कर दो। और किले के बाहर वैशाली की सेना हजूम दिखाई दे रहा था। सेनापति, सेनाओं को कतार के कौशल की राजधानी का किला भेदना बहुत कठिन है। आप सत्य कहते हैं। अब लगता है कि वीरभद्र आसानी से नहीं झुका सकेंगे। हाँ, मैंने सैनिकों को किले पर चढ़ने का हुक्म दे दिया है। इससे कोई खास फायदा नहीं होने वाला। महाराज, अगर हमारे सैनिक किले के ऊपर पहुंचे तो किले की फाटक भी खुल सकता है। यह बात पक्की इतनी आसान नहीं है। महाराज, हमें अपने कुछ बहादुर सैनिकों को मारे जाने का खतरा मोल लेना ही पड़ेगा। और वैशाली के सैनिकों किले की दीवारों पर चढ़ने का प्रयास करते हैं और सैनिकों दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते रहे, परंतु सफलता नहीं मिली। महाराज, किले का फाटक न खुला और हम किस तरह अपने सैनिकों की मौत के मुंह में झोंकते रहेंगे। सैनिकों को आदेश दे को दीवारों पर चढ़ने का प्रयास न करें। और सेनापति महेंद्र खेमे से निकल पड़े। इस किले का फाटक खोलने के लिए कोई और उपाय सोचना होगा, अन्यथा हमारी जीत हार में बदल जाएगी। और वैशाली के सैनिक दीवारों पर चढ़ने की कोशिश छोड़ दी। हाथियों को मदिरा पिलाकर उसे किले के द्वार पर चोट गिराई जाए। जो आज्ञा सेनापति। और सेनापति के आदेश का पालन हुआ। हाथी मस्तक टकरों के दरवाजे से हिला तब भी नहीं पाए। तभी दरवाजे के ऊपर 1000, इस दरवाजे पर अगर 1000 हाथी भी टक्कर मारे तब भी यह नहीं टूट सकता। सुबह से रात तक यह कार्य चलता रहा। किले की फाटक न टूट सका। हाथियों की टक्कर से किले का दरवाजा नहीं टूटा। सेनापति, यह दरवाजा तो फौलाद का बना है। हमारे हाथी टक्कर मारते मारते लहूलुहान हो गई। ठीक है, कल दरवाजे पर हाथियों को न भेजा जाए। जी अच्छा।
और उधर महल के कक्ष में मेरी मातृभूमि के वैशाली के सैनिकों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। शायद अब राजकुमारी जी, अब यह कौन आ गया? दुष्ट वीरभद्र की आवाज़। कोई चुड़ैल है क्या? देखूं क्या कहती है। यह कौन है? अंदर आ जाओ। और कक्ष में सेविका अंदर आती है। राजकुमारी बाहर महाराज खड़ी हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। अगर आप अपने महाराज को कह दो कि वह सूरत से भी नफरत है। राजकुमारी जी, आप जिद न कीजिए, महाराज सच्चे मन से आपसे प्यार करते हैं। और प्यार तो कुर्बानी का नाम है। तुम्हारे महाराज के लिए प्यार एक खेल के बराबर है। किंतु आप महाराज से विवाह करने के कौशल रानी की महारानी बन सकती हैं। मूर्ख, मेरे पिता की सेनाओं को किले के चारों तरफ से घेर रहा है। केवल कुछ ही दिनों की बात है, कौशल नरेश का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। कौशल राज्य को मिटाने को अभी धरती पर पैदा नहीं हुआ है। और इसी समय महाराज वीरभद्र कक्ष में प्रवेश करते हैं। सेविका कक्ष से बाहर चली जाती है। वीरभद्र, तुम हमारे वार्तालाप को सुन लिया था। आज हमें पता चला है तुम भी भ्रम के शिकार हो। क्या तुम क्या कहना चाहती हो? यही कि तुम्हारे बाप को, शमशेर को शायद यह नहीं जानता, शतरंज की चाल का आखिरी दाव हमारे पास है। ओह, तो आखिरी दाव के भरोसे पर तुम इस तरह चूहे के समान किले में छिपे हो बैठे हो। तुम बहुत भोली हो मोहिनी। कभी कभी अंतिम जीत के लिए हारने का नाटक करना पड़ता है। वीरभद्र, मौत के डर ने भयभीत कर दिया है तुम्हें। तुम वीरता का अर्थ भूल बैठे हो। मौत, हा 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 हा। मूर्ख राजकुमारी, अगर हम मौत से डरते तो तुम्हारा प्रण न करवाते। यह बात दिमाग में से जान लो। तब फिर किले के बाहर निकलकर मेरे पिताजी की सेनाओं का सामना क्यों नहीं किए करते? हमें मूर्ख शमशेर की सेनाओं का सामना करने की जरूरत नहीं है। जिस पल हम चाहेंगे उसी पल शमशेर अपनी सेनाओं के साथ कौशल से भागता नजर आएगा। वीर लोग डिंग नहीं मारा करते, कुछ कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। क्या तुम दिखा सकते हो? हाँ वैशाली की राजकुमारी, हमारी शक्ति का प्रमाण देखना चाहती हो तो कल कल ही उसे दिखा देंगे। ठीक है, पर उस समय मुझे का भी इंतजार रहेगा। केवल यह कि कायर हम नहीं, राजा शमशेर है। हम अपनी रणनीति का भेद तुम्हें बताते हैं। भेद? इस भेद का ज्ञान है, तुम्हें पता चल जाएगा कि विजय कौन हुआ। हमें तुम्हारी कपटी भरी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि कल हमारा दूत पैगाम लेकर तुम्हारे पिता के पास जाएगा, फिर उस पैगाम में केवल यह लिखा होगा कि अगर शमशेर सिंह अपनी फौज के साथ वापस नहीं लौटा तो तुम क्या करोगी? तो हम उसकी बेटी का सिर काट कर दरवाजे पर लटका देंगे। नहीं, तुम ऐसा नीच काम नहीं करोगी। युद्ध और रणनीति में कोई काम नीच नहीं होता। मैं सोच भी नहीं सकती कि इंसान इतने गिर सकता है। हम तुम्हारी बात को बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि तुमने एक दिन हमारी पत्नी रानी बनना है। तुमसे विवाह करने के बजाय मैं मर्दाना अच्छा समझूंगी। कहने के साथ ही कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है राजकुमारी। ठीक है, इस बात का सच्चाई तुम्हें उस समय पता चल जाएगी जब सुहाग सेज पर मेरी लाश देखोगे मिलेगी। हम जानते हैं कि तुम आवेश में आकर ऐसा कह रही हो, लेकिन इस तरह आत्मघाती कदम तुम नहीं उठाओगी। वीरभद्र, यह तो समय बताएगा। और वीरभद्र कष्ट से बाहर चले गए। माँ जगदम्बा, मुझे शक्ति दो, मैं इस समय संकट का सामना कर सकूं। और अगले दिन किले का दरवाज़ा खुलने से और दरवाजे से एक घोड़ा बाहर निकल आता है। और युवक को देखकर वैशाली सैनिकों कुछ हरकत मच जाती है। ऐसा लगता है जैसे महाराज वीरभद्र पराजय मान ली है। सभी साथी संधि करने के लिए हमारे महाराज के पास दूत भेजा है। और घुड़सवार वैशाली की सेनाओं की तरफ आता जा रहा था। मैं अभी महाराज
को दूत आगमन की सूचना देता हूँ, यही ठीक रहेगा। और निकट आते ही वैशाली के सैनिक घुड़सवार को घेर लिया। तुम कौन हो नियति, इस तरफ क्यों मौत के मुंह में चले आ रहे हो? मैं कौशल नरेश वीरभद्र का दूत हूँ। तुम्हें अपने राजा के पास ले चलो, मेरे पास उनके लिए एक पैगाम है। क्या हम इसे महाराज के पास ले जाएं? क्यों नहीं? और घुड़सवार महाराज के खेमे में पहुंच जाते हैं। महाराज शमशेर सिंह को दूत के आने का पता चलता है। महेंद्र, हमें ऐसा लगता है जैसे घेरे के कारण वीरभद्र संधि के लिए दूत भेजा है। महाराज, दूत का पैगाम देखने के बाद ही यकीन के साथ कुछ कहा जा सकता है। और इसी समय एक सैनिक ने आकर महाराज शमशेर सिंह को सूचना दी। महाराज शमशेर सिंह की जय हो, दुश्मन के किले से दूत आया है। सैनिक, दूत को सम्मान के साथ हमारे सामने पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। और महाराज, आपके लिए हमारे राजा वीरभद्र ने एक पैगाम भेजा है, यह लीजिए। सेनापति, पैगाम को पढ़कर हमें सुनाया जाए। जो आज्ञा महाराज। सेनापति महेंद्र ने दूत के हाथ का पैगाम पढ़ने लगे। महाराज शमशेर, हम आपसे दोस्ताना सलाह देना चाहते हैं। कल सुबह सूर्य निकलने से पहले ही सैन्य वापस लौटा तो पढ़ते पढ़ते रुक गया। रुक क्यों गई सेनापति? आगे पढ़ो। महाराज, आगे जो लिखा है उसे पढ़ने से मेरा खून खोल उठा है। सेनापति, हमें हुक्म देते हैं पैगाम को पूरा पढ़ा जाए। जो आज्ञा महाराज। और महाराज, कौशल राज्य ने लिखा है कि अगर उसका कहना माना तो राजकुमारी मोहिनी की जान ले लेगा। नीच है तेरी यह हिम्मत। महाराज, मैं पैगाम का जवाब में इंतजाम करता हूँ। काश अगर तुम दूत न होते तो मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर चुकी होती। दूत अपने महाराज से कह दो, सुबह का सूरज निकलते ही हम उसे हमारा जवाब मिल जाएगा। सेनापति, हम उलझन में फंस गए हैं। उस दुष्ट वीरभद्र की कैद में हमारी बेटी है। महाराज, अब क्या किया जाए? जिस बेटी को बचाने के लिए हम यहाँ आए हैं उसी का जीवन की रक्षा के लिए वापस लौटना पड़ेगा। महाराज, यह तो दुश्मन के सबसे घुटने टेकने के बराबर होगा। महेंद्र, जो व्यक्ति हमारी बेटी को दुष्ट वीरभद्र के चुंगल से निकाल कर लाएगा उसे हम अपनी जिंदगी से भी कीमती पुरस्कार देंगे। महाराज, अगर आप सेना के संचालक के रूप को पूरी जिम्मेवारी मुझे सौंपते हैं तब तुम क्या करोगे सेनापति? महाराज, अगर आपकी आशीर्वाद रहा तो मैं राजकुमारी को छुड़ा लाऊंगा। तो तुम बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हो, ऐसा पल रहे तो मेरी मौत की सूचना आपको मिलेगी। महाराज, ठीक है, जैसा उचित लगे वैसा करो। और रात के समय वैशाली की सेनाएं वापस लौटने लगी। सूरज निकलने पर अरे, दुश्मन की सेनाएं डर कर भाग गई। ठीक कहते हो, दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। मैं महाराज को यह शुभ सूचना देता हूँ। और यह समाचार महाराज वीरभद्र को मिला। महामंत्री, हमारी चाल सफल रही। हम राजा शमशेर सिंह को अपनी फौज के साथ भाग गया। महाराज, मुझे तो इसमें दुश्मनों की कोई चाल छिपी लगती है। महाराज, मेरा एक सुझाव है। प्रधानमंत्री, अब संदेह बेकार है। वह क्या है? वह किले की फाटकों को तुरंत खोल दिया जाए। इससे क्या फायदा होगा? तुम्हारा सुझाव मंजूर है। महाराज, दुश्मन की फौज वापस आने के पीछे कोई चाल है तो वह जल्दी सामने आ जाएगी। और संध्या से कुछ पहले किले के बाहर महाराज वीरभद्र की जय हो, हम बेसहारा लोगों को शरण दीजिए। तुम लोग कौन हो? हम वैशाली के सैनिकों ने हमारे घरों को लूट कर आग लगा दी। अब हमारे रहने का कोई ठिकाना नहीं है। ये बेचारे दुश्मन की सेना की क्रूरता का शिकार हुए हैं, इनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, किले का दरवाज़ा खुलवा रहा हूँ, अंदर आ जाओ। और किले का दरवाज़ा खुल गया। बाहर खड़े लोग अंदर आने लगे
और इन सैनिकों को अगर हमारा असलियत पता चल गई तो हमारे किले चल जाए तो किले में हंगामा मच जाएगा। और किले में तैनात सैनिक को पता भी न चला कि सेनापति महेंद्र नागरिकों के वेश में किले में प्रविष्ट हो गया। और अब मुझे रात होने का इंतजार करना पड़ेगा। इसके पश्चात ही अपने साथियों की मदद से किले के दरवाजे को खोल दूंगा। उधर किले में अंदर महाराज वीरभद्र हुक्म से जनता तथा सैनिक जीत का खुशी बना रहे थे। खूब मदिरा पियो, आज अपने महाराज ने खुली छूट दी है। अफसोस दुश्मन की फौज डर कर भाग गई, वरना तू क्या करता। अबे मैं अकेला 1000 सैनिकों की गर्दन अपनी तलवार से काट डालता। और किले के अंदर सैनिकों के मदिरा के नशे में मस्त हो गए और किले के बाहर वैशाली की सेना दरवाजे की ओर बढ़ती चली आ रही थी। किले के अंदर सेनापति महेंद्र अपनी योजना के अनुसार कार्य करने में लगे हुए थे। सभी सैनिकों ने मदिरा के नशे में मस्त पड़े हैं। हमला करने का यही मौका है। और महेंद्र सिंह अपने साथियों के साथ किले के दरवाजे के पहरेदारों पर तूफान की तरह टूट पड़ा। और किले का दरवाज़ा खुलते ही वैशाली के सैनिक अंदर घुसते चले गए। महाराज शमशेर सिंह की जय। और सेनापति महेंद्र नंगी तलवार लिए महाराज की तरफ बढ़ गया। अब मुझे राजकुमारी को आज़ाद करवाना चाहिए। महाराजा शमशेर सिंह की जय। और कौशल के सैनिकों ने अचानक हमले का सामना करना न सके। अरे चूहे देखो, वैशाली की फौज किले में घुस आई है। अरे चुप, तूने ज़्यादा पी ली है, अभी सपने मेरे हैं। और उधर राजमहल में महाराज गजब हो गया, किले में दुश्मन की सेना ने कब्जा कर लिया होने वाला है। इस विपत्ति का कारण तुम ही हो, कोई रास्ता निकाल सकते हो। महाराज आप राजकुमारी को किसी गुप्त मार्ग से निकल जाएं। अगर दुश्मन यहाँ आ गया तो दुष्ट वीरसेन देखा तेरी मौत का परवान आ गया है। ओह, यही ठीक रहेगा। और सेनापति महेंद्र महल के इस कक्ष की तरफ आ चुका था। मुझे मारने वाले अभी इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है। अरे यह तो सेनापति महेंद्र है। वीर भद्र, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और मंत्री सेन तलवार खींचकर सेनापति वीरेंद्र सिंह के सामने हूँ। महाराज आप जल्दी निकल जाइए, मैं उस समय तक इसे रोकता हूँ। मूर्ख क्यों एक बुजुर्ग के लिए अपनी जान देता है। और महाराज वीरभद्र कक्ष से निकल जाते हैं। और महामंत्री कैसे मेरे महाराज कैसे भी हैं क्यों न हूँ, इस राज्य का वफादार हूँ। अगर तुम मेरा कर्तव्य पूरा करने में मैं जान भी चली जाए तो मुझे मंजूर है। तुम अच्छे आदमी हो, मैं नहीं चाहता मेरी तलवार किसी भले आदमी का खून से पिए। मैंने हमेशा कौशल राज्य का नमक खाया है, अब उसका मूल्य चुकाऊंगा। बेवकूफ़ आदमी, क्या तेरे मर जाने से कौशल राज्य आज़ाद हो सकेगा? गुलाम बनकर जीने से बहादुरों की तरह मर जाना अच्छा होता है। सेनापति महेंद्र समझ जाता है कि कौशल राज्य का यह मंत्री सच्चा देशभक्त है। वह इस व्यक्ति को मारना नहीं चाहता था। मैं तैयार हूँ सेनापति महेंद्र, मगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? अपनी तलवार संभालो। मंत्री रतन सेन। और दोनों की तलवार लड़ने लगे। रतन सेन अब भी मान जाओ। सेनापति मैं गद्दारी का कलंक अपने माथे पर लेकर जीना नहीं चाहता। और सेनापति महेंद्र रतन सेन से अधिक समय तक न कर सका। सिर दी थकने लगा। लगता है अब मेरी मौत नज़दीक है। ईश्वर करे इस देशभक्त की मौत मेरे हाथों न हो। और अवसर पाते ही सेनापति महेंद्र एक बार से रतन सेन का हाथ से तलवार छूट कर गिर पड़ती है। रतन सेन अब तुम युद्ध में हार चुके हो। और सेनापति महेंद्र को अनदेखा कर मंत्री रतन सेन अपनी तलवार उठाने को झुका। मैं अभी हारा नहीं हूँ, तू अपना अंजाम भुगत। ईश्वर से मेरी इच्छा है पूरी कर दी, अब मैं चैन से मर सकूँगा।
रतन सेन, यह तुम्हारा आखिरी समय है, अब भी बता दो किले में गुप्त द्वार को किधर है। आह, तुम बहादुर हो सेनापति। किले में की पहली दीवार के पास एक कुआं है, उसी में है। धन्यवाद मित्र, अब तुम इस बात को हमेशा याद रखूंगा। महेंद्र कक्ष से निकलकर तुरंत महल की दीवार के निकल जाता है। अब मुझे तुरंत मंत्री रतन सेन द्वारा बताए हुए स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। और उधर वीरभद्र अपनी नंगी तलवार लिए राजकुमारी के कक्ष में पहुंचता है। मैं तुम्हारे साथ चलना होगा राजकुमारी, पापी अब तेरा अंत आ चुका है। वीरभद्र राजकुमारी का हाथ पकड़ के खींचता हुआ ले चलता है। मैं इस किले को छोड़कर जा रहा हूँ, अगर मैं तुझे अपने साथ ले जा रहा हूँ। नीच, तेरी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। और राजकुमारी विद्रोह करना ही जबरदस्ती कंधे पर डालकर चल पड़ता है। बचाओ मुझे, इस पापी के पंजे से कोई बचाओ। और महल से निकलकर वीरभद्र जैसे किले की पिछले की तरफ पहुंचता है, तभी तुम यहाँ पहुंचे। सेनापति, इस पापी को जिंदा न मत छोड़ना। तुम्हारा वफादार मंत्री मेरी रहा, मैं कब तक रोक सकता था। राजकुमारी को छोड़ दो। वीरभद्र राजकुमारी को छोड़ देता है। मैं भी चाहता हूँ तू कितना बहादुर है। सेनापति महेंद्र, तुमसे लड़कर आज तक मैं नहीं जीत सका। आज मैं तुम्हें मारना चाहता है तो तेरी मौत सही। आजा, किसके भाग्य में लिखी है यह आगे का समय बताएगा। और दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। अब तेरी जान की खैर नहीं, तू मेरे हाथों बुद्धिल की मौत मरेगा। और किले के बीच वैशाली सेनाओं को विदार अधिकार हो जाता है। महाराज वीरभद्र तथा हमारे सेनापति के बीच लड़ाई हो रही है। सेनापति, सैनिकों, हमें तुरंत उस स्थान पर ले चलो। और महाराज शमशेर सिंह उस स्थान पर पहुंचते हैं। इसी बीच लड़ते हुए वीरभद्र के हाथ से तलवार नीचे गिर पड़ती है। आज इसी को अपने कर्मों की सजा मिलेगी। और सेनापति महेंद्र, उसे तुमने वादा किया था कि तुम अपने जीवन का अमूल्य कोई चीज़ इनाम देंगे। महाराज, हमारे जीवन की अमूल्य चीज़ हमारी बेटी मोहिनी है। अपनी बेटी का विवाह शादी मैं तुमसे करने का ऐलान करता हूँ। महाराज, पिताजी महाराज, इस अब की बाद तुम हमें महाराज नहीं कहोगे, क्योंकि हम कौशल का राजा बनाते हैं। महेंद्र और मोहिनी ने धूमधाम के साथ शादी की और महेंद्र वर्षों तक राज्य किया और अपने ससुर की मौत के पश्चात वैशाली का भी राजा बन गए। महारानी, अब हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आपसे हमारा विवाह होगा। महाराज, आपने दुष्ट वीरभद्र को की कैद से छुड़वाया। बदले में मेरे पिताजी ने आपको उचित पुरस्कार दिया और कौशल और वैशाली को मिलकर एक राज्य बना दिया। महाराज महेंद्र काफ़ी समय तक सुपयोग शासन किया। मेरी प्रजा सुखी और संपन्न है रही, यही मेरा धर्म है। समाप्त दोस्तों।